बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज का जो लेक्चर है उसका हमारा टॉपिक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और उसमें है इन्वर्स यूज़ ऑफ एरिया टेबल। इस टॉपिक का जो जनरल कॉन्सेप्ट ये होगा कि हमारे पास एरिया अवेलेबल होगा, यानी हम क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे और उसमें से एरिया हमें अवेलेबल होगा। एरिया हमने विद इन द एरिया टेबल जाके हमने एरिया देख के जेड पे वापस आना होगा और जेड को के फार्मूले में जब हम जेड पुट करेंगे तो हमें एक्स आंसर के तौर पे मिल जाएगा। तो इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ा था वो क्या था। जी, लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट देखा था, उससे पहले प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी और लास्ट लेक्चर में हमने जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर रहते हुए प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड की जाती है वो हमने क्वेश्चंस पढ़े थे और उसके अंदर हमारा डायरेक्ट यूज़ ऑफ एरिया टेबल के तहत हम क्वेश्चंस को देखते थे कि कैसे हमने फाइंड करना है। तो डायरेक्ट यूज़ ऑफ एरिया टेबल ये था कि हमें क्वेश्चन एक्स की फॉर्म में गिवन होता था कि आप इस एक्स के इधर आगे की या इनके इस एक्स से पीछे की या इनके बिटवीन प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। तो वो एक्स की वैल्यूज़ आपको गिवन होती थी, वो हम जेड के फार्मूले में पुट करके हम उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करते थे। फिर जब z में फार्मूले में बात आ जाती थी तो z की वैल्यू हम टेबल में देखते थे जो हमारा एरिया टेबल था और उसके अंदर देखने के बाद हमें आंसर के तौर पे एरिया मिल जाता था। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर हमने दो क्वेश्चंस किए थे। एक वो टाइप के कि जिसके अंदर हमें सवाल ही z में गिवन था, यानी हमें z खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं थी, यानी इस चीज़ से ऑनवर्ड हमें चलना पड़ता था। और दूसरा क्वेश्चन हमने दूसरे टाइप के क्या किए थे कि हम x में थे, x से हम z और z से फिर एरिया में जाते थे। तो ये हमारा सारा सिनेरियो था पिछले लेक्चर में। ठीक है जी, आज का जो लेक्चर है वो हमारा उसका जो लेआउट है वो कुछ यूँ है कि आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो इन्वर्स यूज़ ऑफ एरिया टेबल के अंदर दो टॉपिक्स होंगे। एक टॉपिक ये होगा कि हमने इन्वर्स यूज़ ऑफ एरिया टेबल को पढ़ते हुए हमने मीन और वेरिएंस जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो इसके पैरामीटर्स हैं नॉर्मल के वो कैसे फाइंड करने हैं, और दूसरी बात यह कि वो पॉइंट्स यानी एक्स की वैल्यूज़ कैसे फाइंड करनी है कि जिनसे पीछे या जिनसे आगे या जिनके दरमियान में उतने परसेंट एरिया गिवन हो। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे, एक जिनमें पैरामीटर्स फाइंड किए जाएं यानी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, और दूसरे वो जिनमें परसेंटाइल पॉइंट्स फाइंड किए जाएं। जी, तो हम इसका बाकी आगाज़ करने से पहले ये देखना कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी बुक के 9.19 से 9.37 ये 390 से 392 पेज के दरमियान मौजूद हैं, जिनमें डायरेक्ट और इन्वर्स यूज़ ऑफ एरिया टेबल दोनों के क्वेश्चंस हैं मिक्स। तो ये आपने वहाँ से ये क्वेश्चंस की रेंज है आपकी। अब हम देखते हैं कि पहला केस जिसके अंदर हमें यूज़ ऑफ इन्वर्स यूज़ ऑफ एरिया टेबल होगा और हमें फाइंड करना पड़ेगा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, या ये दोनों अननोन होंगे या इनमें से कोई एक अननोन हमें फाइंड करना पड़ेगा। बाहर सूरत इसमें हमें इन्वर्स यूज़ ऑफ एरिया टेबल इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। आपका ये जो एग्जांपल है 9.11 ये पेज नंबर 370 पे अवेलेबल है बुक के अंदर और कह रहा है इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इज इक्वल टू 40। ठीक है, देखिए मीन हमें दिया हुआ है, ये हेडिंग में क्या था, या मीन फाइंड करना पड़ेगा या स्टैंडर्ड डेविएशन या दोनों। तो इस वक्त हमें मीन दिया हुआ है तो कहते हैं इसका मीन 40 है। और फिर क्या कह रहा है कि x की प्रोबेबिलिटी 25 से लेके 55 के दरमियान 0.8662 दी हुई है। आपको कहता है कि फाइंड करें प्रोबेबिलिटी 20 से लेके 60 के दरमियान की। ठीक है, तो थोड़ा मुख्तलिफ सा क्वेश्चन है कि आपको मीन दे के और डायरेक्ट साथ स्टैंडर्ड डेविएशन दे के उसने ये नहीं कहा कि ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, स्टैंडर्ड डेविएशन उसने अननोन कर दी है। हमने क्या करना है, हमने पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब तक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ना हों आप कोई प्रोबेबिलिटी या डायरेक्ट यूज़ ऑफ एरिया टेबल का सवाल नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो इसमें सबसे पहले इसका फ्लो क्या होगा कि हम पहले स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे गिवन इन्फॉर्मेशन से, और जब वो फाइंड हो जाएगा तो फिर हम इसका पार्ट यानी ये वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारा ये दो हिस्सों में क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक वो हिस्सा जिसमें हमने अननोन सिग्मा फाइंड करना है और दूसरा वो जिसमें ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो अब हम सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन पे अगर आप देखें तो इसका मतलब है कि एक्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 40 है और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका अननोन है। तो इसका मतलब है कि मीन तो 40 है, सिग्मा अननोन है, हम सिग्मा हमने फाइंड करना है। अब हमें यहाँ पे जो इसने प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं वो दी हुई हैं 25 से 55 के दरमियान 0.8662।
हमने यहाँ पे फिगर बनाई, फिगर बनाते हुए सेंटर में आपने मीन रखा 40, और थोड़ा सा अगर हम ऑब्जर्व करें तो जितना मीन से पीछे 25 है उतना ही मीन से आगे 55 है, यानी ये दोनों में 15 पॉइंट्स का फ़र्क है सेंटर से। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये इक्वल डिस्टेंस पे लाइंस लगेंगी, और ये जितना एरिया 0.8662 है, ये चूंकि इक्वल फासले पे हैं तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों साइडों पे, ठीक है, इधर भी और इधर भी। तो जब 0.8662 को 2 पे डिवाइड किया तो 0.4331 आ गया, ठीक है जनाब। अब आपने क्या करना है, आपने ये करने के बाद आपने सबसे पहले z का फार्मूला लिखा कि z1 इक्वल टू x1 माइनस म्यू और सिग्मा। अब आप कहेंगे जी z2 का क्यों नहीं फार्मूला लिखा, तो आप चाहे z2 का लिख लें, क्योंकि एक अननोन फाइंड करना है तो किसी एक z से वो फाइंड हो जाएगा। तो z का फार्मूला लिखा, उसमें x1 जो है वो 25 आ गया, और म्यू 25 आपको म्यू जो है वो 40 दिया हुआ है जी। तो म्यू यहाँ पे 40 दिया हुआ है, ये करेक्शन मैंने कर दिया, म्यू 40 है। तो म्यू भी मिल गया, एक्स भी हमें मिल गया, अब z हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग चाहिए। अब हमने यूं करना है कि जो टेबल के अंदर ये 0.4331 वैल्यू लिखी है, ये जो बिल्कुल सेंट्रल लाइन के साथ दोनों तरफ सेम वैल्यू है, आपने इस 0.4331 को टेबल के अंदर जाके तलाश करना है। अब हम अगर यहाँ इस टेबल में आ जाएं जो हमारा 0 to z है, चूँकि हम फिगर के अंदर की चीज़ देख रहे हैं तो वो हमें टेबल के अंदर देखनी पड़ेगी। जो चीज़ फिगर के अंदर, ये नोट कर लीजिए, जो चीज़ फिगर के अंदर होगी वो एरिया होगा, और वो चीज़ आपको टेबल के अंदर मिलेगी क्योंकि टेबल के अंदर एरियाज लिखे हुए हैं, और जो चीज़ फिगर के बाहर होगी वो z होगा, और वो हमें जो है उसकी टेबल के बाहर देखनी पड़ेगी। तो हमने देखना है 0.4331, तो ये 0.4331, ये तकरीबन यहाँ पे आप जाएं तो ये 3.4306 है, ये आपको तकरीबन यहाँ पे मिलेगा ये, ठीक है। ये 0.4332 ये करीब तरीन है, तो ये 1.50 आपको वैल्यू मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं कि आपने 0.4331 को टेबल में ढूंढा, तो ये एग्जैक्ट तो नहीं मिला, लेकिन इसके जो करीब करीब मिला वो 0.4332 मिला। तो आपने 0.4332 को जब टेबल के बाहर z को पढ़ा तो वो 1.50 आपको मिला, तो ये 1.50 आपने लिख लिया। अब ये 1.50 के साथ माइनस क्यों लगाया है, इसलिए कि आप सेंट्रल लाइन की लेफ्ट साइड वाले x के कॉरस्पॉन्डिंग z चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए माइनस खुद लगाया। तो अब माइनस भी मिल गया आपको, z भी मिल गया, तो आपने z माइनस 1.25, और जो x आपने x आपके पास मौजूद था 25, और म्यू 40 था वो भी पुट कर दिया, सिग्मा अननोन है वो आपने फाइंड करना है। तो ये ऊपर वाला ऐसा सॉल्व किया तो ये -15 ओवर सिग्मा आ गया, तो ये सिग्मा इधर ले गया और 1.5 नीचे डिवाइड करने से आपके पास सिग्मा का आंसर 10 आ गया। तो अब आपका जो अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन था वो आपके पास 10 आ गया, और आपने गौर किया कि इसको फाइंड ये कभी भी ना हो सकता जब तक हम इन्वर्स यूज ऑफ एरिया टेबल के तहत हम ये वाला z ना निकालते। तो ये z निकाला है, फार्मूले में पुट हुआ है, तो तब हमें ये सिग्मा मिला है, ठीक। अब चूंकि हमें मीन और सिग्मा पहले पार्ट में मिल चुके हैं, तो अब हम डायरेक्ट यूज ऑफ एरिया टेबल के तहत हम इन दो के दरमियान प्रोबेबिलिटी सिंपली वो मीन 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 यूज़ करके हम ये फाइंड कर सकते हैं। और ये आपके सामने ये पूरा इसका पार्ट जो हुआ है, ठीक है, ये दोनों z आ गए -2 और 2। तो आप टेबल के अंदर जाके आपने इस -2 को इस z आपने ये फाइंड किए, चूँकि डायरेक्ट यूज ऑफ एरिया टेबल में z फाइंड होंगे। तो 2 को आपने 0 में देखा, तो आप ये देख सकते हैं ये 2.0 को जब 0 में देखा तो 0.4772 आपको वैल्यू मिली। अब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे 0.4772 ये एरिया भी आ गया और ये भी आ गया। तो चूंकि मैंने क्या कहा था, सेंट्रल लाइन जब इन्वॉल्व हो तो जमा का अमल होगा, तो आपने जब इनको ऐड किया तो आपके पास 0.4944 ये आपके पास एरिया आ गया, ठीक है जनाब। तो ये जो हमने अभी क्वेश्चन किया इसके अंदर क्या था कि एक हिस्सा वो था जिसमें एक अननोन को फाइंड किया जाना था मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में से, और जब वो फाइंड हो गया तो दूसरे हिस्से में उसने कहा कि ये प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दो। ओके, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जिसके अंदर ये दोनों ही अननोन है, यानी मीन भी अननोन है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी अननोन है। तो ये एक मैंने पिक्चर साथ डाली है इसलिए कि आपको क्वेश्चन समझाने में आसानी हो। वो ये कह रहे हैं कि एन एथलीट फाइंड्स दैट इन अ हाई जंप ही कैन क्लियर हाइट ऑफ 1.68 मीटर वंस इन 5 अटेम्प्ट्स। वो ये कह रहा है कि एक हाई जंप है, ये एक एथलीट है, एक हाइट है 1.68 मीटर, ठीक है, ये ऊंची हाइट है, और एक आगे हाइट है 1.528 मीटर। ये दो किस्म की हाइट्स हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो कम हाइट होगी उसको उसके ऊपर से जंप लगाना आसान होगा, और जो ऊंची हाइट होगी उसके ऊपर से जंप लगाना
आसान नहीं होगा। तो वो कह रहा है जो ऊंची हाइट है ना 1.68 मीटर, उसमें हर 5 कोशिशों में से एक दफ़ा वो कामयाब हो जाता है। वो क्या कह रहा है, ही कैन क्लियर वंस इन 5 अटेम्प्ट्स। तो इसका मतलब है 1.68 मीटर से आगे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/5। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे लिख दी है, ये इस जगह पे, ठीक है। ये 1.5 है, सॉरी 1/5 0.2 है, ये 1.5 यानी जो हाइट की अगर प्रोबेबिलिटी दैट कि कोई हाइट 1.6568 मीटर से ऊपर जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.20। फिर आगे हमने क्वेश्चन पढ़ा, एंड अ हाइट ऑफ 1.52 मीटर्स, और 1.52 मीटर की एक हाइट है जो कि 9 आउट ऑफ 10 अटैम्प्ट्स, हर 10 अटैम्प्ट्स में से 9 अटैम्प्ट्स वो करे तो वो इसको कवर कर जाता है, इससे ऊपर चला जाता है उसकी हाइट। तो ये 0.90 इसकी प्रॉपर्टी है। तो दो प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, एक प्रॉपर्टी x इज ग्रेटर देन 1.52 जो कि 0.90 बनती है, और दूसरी प्रॉपर्टी x इज ग्रेटर देन 1.68 जो कि 0.20 बनती है। ये सारी बात हमने बाद में लिखनी है क्योंकि अभी तो हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये x जो है ये हाइट है, तो वो क्वेश्चन में कह रहा है, अज्यूमिंग द हाइट्स ही कैन क्लियर इन वेरियस जंप्स फॉर्म अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहा है जो हाइट का डाटा है ना वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो चीज़ है वो हाइट है, और हाइट क्या है, x है। इसका मतलब हाइट की तमाम वैल्यूज यहाँ x एक्सेस पे होंगी, ठीक है, ये x एक्सेस पे होंगी। अब इसके तहत वो कह रहा है कि फाइंड द एस्टिमेट द मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन एस्टिमेट करेंगे वो क्या। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये जो वैसे तो ये एक फिगर पे दोनों बन सकती थी, लेकिन मैंने सेपरेट इसलिए फिगर्स बनाई हैं कि आपको बात समझ आ सके। अब देखें, वो कह रहे हैं कि 1.52 मीटर एक ऐसी हाइट की वैल्यू है कि जिससे आगे अगर मैं जाऊं तो सारा एरिया 90% है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उससे आगे सारा एरिया 90% है। ये देखें, इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू का मतलब उससे आगे। तो 1.5 मीटर ज़ाहिर है शुरू में कहीं आएगा ताकि उससे आगे सारा एरिया मुझे 90% मिले, ये वाला एरिया, ये जो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1.5 मीटर यहाँ पे आएगा और इससे आगे सारा एरिया अगर 90% है तो 50% सेंट्रल लाइन से एंड तक और बाकी 40% पीछे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास ये एक ही x1 है तो इसका z का फार्मूला लिखा उसी तरीके से। तो हमारे पास हमने इसमें अब इस 0.40 को हमने टेबल के अंदर जाके ढूंढना है कि 0.4000 कहाँ पे है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं कि वो टेबल के अंदर हमें कहाँ पे मिलता है। जी, अब टेबल के अंदर हम देखें तो वो हमें 0.4000 इन दो के दरमियान मिल रहा है, ठीक है। मतलब ये है 0.3997 और ये है 0.4015। तो ये 0.0015 ज़्यादा है और ये 0.0003 कम है, तो करीब ये है। तो अब जब हम वैल्यू पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, यहाँ से 1.2 और इसके ऊपर 0.8 ऐड करेंगे तो ये 1.28 वैल्यू बन जाएगी, ठीक है जी। तो अब हमने जब ये 1.8 वो 0 इसकी वैल्यू देखी तो हमें z की वैल्यू 1.28 माइनस में मिली। अब माइनस हमने खुद लगाना है क्योंकि लेफ्ट साइड में है। बस अब हमने यहाँ पे z और x पुट किए तो यहाँ से -1.28 पुट किया और x1 पुट किया 1.52। म्यू सिग्मा अननोन है, ये ऐसे ही रहेंगे। अब सिग्मा को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और म्यू ये मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सीधी की तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी तरीके से अब दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है 1.68 से ग्रेटर जो कि 0.2 है। अब ये 1.68 वो वैल्यू है जिससे आगे सारा एरिया सिर्फ 20% है, ये 20%। अब अगर यहाँ से आगे 20% है तो यहाँ से पीछे 0.30 है। तो अब क्या होगा, हमने z इस x2 के लिए हमने z वापस लाना है, कौन सा, तो ये 0.30 को देखा जाएगा क्योंकि एरिया टेबल की हेडिंग है 02z। हम कोई उससे बाहर का एरिया नहीं देख सकते, वो एरिया देख सकते हैं जो सेंट्रल लाइन के साथ जुड़ा हो। तो अब आप 0.3000 को टेबल में ढूंढेंगे तो हमें 0.84 वहाँ से मिलेगा, ठीक है जी। आप ये देखें, हमने टेबल में ढूंढा इसे, ये 0.3000, ये 0.2995 है और ये 0.3023 है, तो करीब ये है। तो क्या बना 0.84, ठीक है जनाब। अब 0.84 हमने यहाँ पे प्लस का लिखा क्योंकि हम जीरो की राइट साइड पे हैं। इसी तरह ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन माइनस कर दें तो म्यू का कट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिग्मा का आंसर यहाँ से आ गया। अब सिग्मा आप किसी इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास म्यू आ गया।
तो ये दोनों देखें अननोन पैरामीटर्स जो हैं वो इस सवाल में हमसे फाइंड हो चुके हैं जी। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखें फिर 9.15 पेज 372 पे। यहाँ पे देखें मैंने ये इमेजेस डाले हुए हैं ह्यूमन स्कल्स के, ठीक है। जो ह्यूमन स्कल्स होती हैं उसकी मुख्तलिफ जो विद रिस्पेक्ट टू देयर हेड साइज उनकी कैटेगरीज होती हैं। तो वो उनकी लेंथ ब्रेड्थ इंडेक्स होता है, ठीक है। एक ख़ास उसको मेजर करने का एक पैमाना होता है। तो वो कह रहा है जो ह्यूमन स्कल्स हैं वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड हुई हैं और उसका जो लेंथ ब्रेड्थ इंडेक्स है उसको एक्स कहा गया, ठीक है। आगे जाके यही एक्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि जो ए लॉन्ग हेडेड है, यानी जो लंबे सर वाले खोपड़ियाँ हैं, उनकी क्लासिफिकेशन ये है कि उनका लेंथ ब्रेड्थ इंडेक्स जो है वो 75 से कम है, और अगर 75 से 80 के दरमियान है तो वो वाली मीडियम है, और अगर 80 से ज़्यादा है तो वो शॉर्ट हेडेड है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं ए बी सी, ठीक है। और उनके दरमियान जो परसेंटेजेस हैं वो आपको दी गई हैं, यानी जो लेस देन 55 की प्रोबेबिलिटी है वो है 58%, और लेस देन 75 से 80 के दरमियान की प्रोबेबिलिटी है 38%, और 80 से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी है 4%। तो ये 3 हिस्सों की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो आपसे कहता है कि बताएं कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं आगे वो क्या कह रहे हैं जी। आप गिवन क्वेश्चन में देखिए वो कह रहा है कि एक्स फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, ये फॉलो का निशान होता है, और इसका जो मीन है वो म्यू है और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, ये दोनों ही अननोन है, यही तो फाइंड करने हैं। अब देखें वही बात जो ऊपर सारी डिटेल में दी हुई थी यहाँ पे मैंने लिखी है, क्योंकि वो यहाँ पे कह रहा है कि एक्स जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। एक्स फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी लेंथ ब्रेड्थ इंडेक्स जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। इसका मतलब है कि ये लेंथ ब्रेड्थ इंडेक्स की वैल्यूज एक्स एक्सेस पे आएंगी। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 75 से लेस की प्रोबेबिलिटी 0.58 है, 75 से 80 के दरमियान की प्रोबेबिलिटी 0.38 है, और 80 से ऊपर की प्रोबेबिलिटी 0.04 है। अब ज़रा बात को समझिएगा, देखें 75 वो वैल्यू है कि जिससे पीछे ये देखें ना लेस का साइन है, इससे लेस सारा एरिया 0.58 है। तो अगर कोई बंदा यहाँ से सफ़र का आगाज़ करे इस जगह से, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू करे, तो चलते जब वो ये सेंट्रल लाइन पे पहुँचेगा तो सिर्फ 0.5 यानी 50% एरिया कवर होगा। हमें चाहिए 0.58, इसका मतलब अभी मज़ीद आगे चलना है हमने, इतना थोड़ा सा 0.08 और आगे चलें, ये जितना ग्रीन लिखा हुआ है कि 0.58 हो जाए। पता ये चला कि जो पहला x1 पॉइंट है ना 75, वो सेंट्रल लाइन के बाद में कहीं आएगा, यहाँ पे 75 यहाँ आएगा। अब 75 से 80 के दरमियान जो एरिया है वो 0.38 है। जाहिर सी बात है 80 75 के बाद आएगा आप कहीं पे, तो ये 0.38, इसके बाद आगे थोड़ा सा जाके हमने लाइन लगाई, 80 आ गया, इनके दरमियान 0.38 है, और 0.38 और 0.08 मिला के देखें तो 0.46 है, और बाकी 80 से ऊपर बाकी वैसे ही 4% बच जाता है ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये फिगर के अंदर हमने यूं डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब हमने क्या करना है, x1 के अलॉन्ग जो z1 देखना है उसके लिए हमने 0.08 को टेबल से देखना है। तो टेबल के अंदर 0.08 जब हमने देखा तो हमें 0.20 बाहर आके z की वैल्यू, ये देखें ये यहाँ पे आपके पास ये 0.08 है ये तकरीबन, और ये 0.0832 है, यानी आप इसको यूं पढ़े ना, ये 793 है और ये 832 है, ये सिर्फ 7 पॉइंट कम है, ये 32 पॉइंट ज़्यादा है। तो करीब कौन है, ये है, तो ये तकरीबन 0.08 समझा जाएगा। तो इसके अलॉन्ग जो वैल्यू पड़ी जाएगी क्या होगी, z की 0.20, ठीक है जनाब। तो ये वही 0.20 ये z लिखा हुआ है। अब ये प्लस में क्यों लिखा हुआ है, इसलिए कि 0 की राइट साइड पे है। उसके बाद हमने यहाँ का जो z2 फाइंड करना है वो 0 से लेके यहाँ तक के एरिया को पढ़ना है। तो 0 से लेके यहाँ तक के एरिया, ये दोनों एरियाज का सम है 0.38 और 0.08, तो 0.46 को टेबल के अंदर हमने ढूंढना है, ठीक है जी। अब 0.46 को जब हम टेबल के अंदर ढूंढने गए तो ये 0.46 तकरीबन ये बन रहा है 0.4599, ये 0.4608, ये बड़ा है, आगे है काफ़ी, तो ये करीब 3 है। तो ये वैल्यू क्या पड़ी जाएगी 1.7, और ऊपर जाएंगे तो 5, तो ये 1.75 वैल्यू पड़ी जाएगी। तो आप ये देखेंगे 1.75 हमने प्लस का लिख लिया। बस ये टेक्निक होती है कि आपने इन्वर्स यूज ऑफ एरिया टेबल को यूज़ करके आपने किसी तरीके से ये z लेके आने होते हैं। जब ये z आ जाएंगे तो एक दफ़ा z1 का फार्मूला लिखेंगे और एक दफ़ा z2 के लिए फार्मूला लिखेंगे। z1 में अपने अपने z1 और x1 पुट कर देंगे और z2 में अपने अपने x1 और
Z2 पुट कर देंगे। इस तरह दो इक्वेशंस आ जाएंगी। उसके बाद बाकी मेथड वही है कि आपने इन दोनों को सॉल्व कर लेना है और सोल्यूशन से आपके सामने म्यू और सिग्मा आ जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन था जो हमने, जिसमें दोनों अननोन जी। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं ये क्या है जी। अब इसमें अब जो हमारे पास टॉपिक आ रहे हैं वो ये है कि इन्वर्स यूज ऑफ एरिया टेबल में अब हमने एक्स को फाइंड करना है, यानी वो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जिनसे आगे पीछे वो एरिया हो। अब यहाँ पे देखें, आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक पिक्चर डाली है। नर्सिंग शोबे से वाबस्ता एक फीमेल नर्स हैं, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि एट द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ नर्स टू इंजेक्ट अ शूट ऑफ पेंसिलिन हैज़ बीन ऑब्जर्व नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये ऑब्जर्व किया गया है कि एक जो नर्स एक इंजेक्शन लगाती है पेंसिलिन का, उसमें ऑन द एवरेज 30 सेकेंड्स लगते हैं और 10 सेकेंड के लगभग ऊपर नीचे टाइम हो जाता है उस इंजेक्शन को लगाने में। तो मीन 30 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, ठीक है। तो वो कहता है फाइंड द फॉलोइंग्स। अब आपको इसमें जो गिवन है वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। जब मीन और सिग्मा गिवन हो तो वो चाहे सवाल प्रोबेबिलिटी का बनाए या चाहे सवाल वो एक्स फाइंड करवाए, वो इन दोनों के लिए मीन सिग्मा का होना जरूरी है। तो अब क्वेश्चंस के हैं। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड 10th परसेंटाइल। 10th परसेंटाइल से मुराद ये होता है कि वो वाली एक्स की वैल्यू जिससे पीछे 10% एरिया हो। सो पी फॉर परसेंटाइल, पी फॉर पास्ट। इससे याद रखिएगा कि परसेंटाइल से पास्ट बनता है। पास्ट कहते हैं माजी को, बैक, पीछे, ठीक है। सो 10th परसेंटाइल वो वैल्यू एक्स की जिससे पीछे 10% एरिया हो, इसका मतलब इससे आगे 90% हो। दूसरा सवाल, वो परसेंटाइल फाइंड, अच्छा पी 90 से मुराद कि वो वैल्यू जिससे पीछे 90% एरिया हो, यानी आपको काफ़ी ज़्यादा चल के रुकना पड़े। तीसरा सवाल कि वो टाइम फाइंड करें कि जिससे ऊपर 35% एरिया हो, फिर वो टाइम फाइंड करें या एक्स फाइंड करें जिससे आगे 77% एरिया हो। फिर चौथा पार्ट है कि वो फाइंड करें जिसका दरमियानी एरिया 97% हो। तो अब 1 बाय 1 देखते हैं। आपको मीन सिग्मा दिए हुए हैं, आपने जेड का फार्मूला लगाया, पहले आपने ये फिगर बनाई। तो यहाँ पे वो एक्स फाइंड करना है जिससे पीछे 10% एरिया है। उसका तरीका ये है कि कोई बंदा जब यहाँ से स्टार्ट करेगा चलना इस साइड पे, तो यहाँ पे जाके ये तकरीबन 10% प्रोबेबिलिटी पे जाके रुक जाएगा और आगे छोड़ देगा 90% प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे एक्स लग जाएगा। अब आपको ये अगर 0.10 है तो ये 0.40 बचता है। तो आपने बुक के अंदर 0.40 टेबल के अंदर से ढूंढना है। तो वही 1.28 माइनस का, आप माइनस खुद लगाएंगे, 1.28 आपको टेबल के बाहर से मिला। बस अब आपको मीन भी गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है और ये z भी गिवन है। तो आपने फार्मूले में सिर्फ ये x की वैल्यू P10 पुट करनी है, क्योंकि x को P10 कहा जा रहा है, या x ही रहने दें। तो आपका ये बाकी चीज़ें पुट होकर सॉल्व करके आपने देखा 17.2 सेकेंड्स आंसर आ गया। इसी तरह बी पार्ट के अंदर वो कह रहा है वो पॉइंट जिससे पीछे 90% एरिया हो। तो इसका मतलब आप चलते जाएँ चलते जाएँ चलते जाएँ, 50% क्रॉस करके तो आप यहाँ पे रुक जाए इस जगह पे। तो अब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो 40% ये और फिर पीछे 50% मिला के 90% एरिया बनता है। तो अब आप इसको जब टेबल के अंदर देखेंगे 0.40 को उस तरह, तो 1.28 वही मिलेगा जो थोड़ी देर पहले आपने माइनस लगाया था। अब आप प्लस लगाएंगे क्योंकि आप जीरो की राइट साइड पे हैं। तो वही बस वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया तो 42.8 सेकेंड्स P10 आ गया। उसके बाद आपके पास कह रहा है कि वो वैल्यू फाइंड करें जिससे आगे 75% एरिया है। तो इसका मतलब आगे अगर 75% सारा है तो पीछे डेफिनेटली 65% एरिया बचेगा। अब 65% की क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगी, 50% ये और 15% ये। अब ये जो 15% है इसको टेबल के अंदर जाके ढूंढना है। तो वो ढूंढने से आपको जो z मिला है वो 0.39 मिला है। तो वो 0.39 पुट किया, म्यू स्टैंडर्ड डेविएशन पुट किए, x की जगह x ही रहने दिया, तो आपके पास वो 33.9 सेकेंड आंसर आ गया। इसी तरह ये 77% उसी तरह ये हमने फिगर बनाई कि इससे आगे 77% एरिया है। अगर अबव की बात करता है तो अगला एरिया हाईलाइट होगा, अगर बिलो की बात करता है तो पिछला एरिया हाईलाइट होगा। ये भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। यही पार्ट देखें, वो कह रहा है कि वो वैल्यू फाइंड करें, वैल्यूज जिनका दरमियानी एरिया 97% है। अब उसने दरमियानी एरिया जब बोला 97% तो वो फिगर के बिल्कुल सेंटर में आएगा। जब फिगर के सेंटर में आएगा तो वो दो हिस्सों में बराबर तकसीम होगा, डिवाइड होगा। 97% को 2 पे डिवाइड करें, 0.485 आएगा। तो उसी तरीके से क्या करेंगे, 0.485 को टेबल के अंदर ढूंढ के वापस z पे आएंगे तो वो 2.17 मिलेगा। इधर माइनस का लगा देंगे, इधर प्लस का लगा देंगे। तो
तो जब ये यहाँ पे लगा देंगे तो अब हमें x1 फाइंड करना है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला, और x2 फाइंड करना है ये वाला। तो कैसे फाइंड होंगे? अपने अपने फार्मूले में आप z1 म्यू सिग्मा और दूसरे में z2 म्यू सिग्मा पुट करेंगे। सॉल्व करने से जहाँ पे z माइनस पुट किया है वहाँ पे छोटा आंसर आएगा, जहाँ z बड़ा पुट किया है वहाँ पे बड़ा आंसर आएगा। तो इस तरीके से ये आपका जो है वो 2 पॉइंट्स फाइंड हो गए हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखेंगे एक और लास्ट क्वेश्चन है जो इसका है, ये पेज 9.16 पे है, 372 पे। कहता है एक लायर है, वकील है, वो रोज़ाना सफ़र करता है अपने घर से ऑफिस के दरमियान, और वन वे जो ट्रिप है वो 24 मिनट्स का ऑन द एवरेज वन वे ट्रिप, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3.8 है। तो मीन 24 गिवन है, 3.8 स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। अज्यूम द ट्रिप टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रिप विल टेक एटलीस्ट 1/2 आवर। एटलीस्ट 1/2 आवर से मुराद, चूंकि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मिनट्स में दिए हुए हैं तो हमें ये हाफ आवर को भी मिनट में बात करनी है। तो पहला पार्ट हम पहले देखते हैं कि क्या है। मीन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 24 और 3.8 दिए हुए हैं, म्यू 24 सिग्मा 3.8। अब आपने क्या करना है, एक्स इज ग्रेटर देन 30 की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। द ट्रिप विल टेक द एटलीस्ट 1/2 आवर का मतलब है कि कम से कम 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेगा। तो एटलीस्ट का सिंबल होता है ग्रेटर और इक्वल टू। तो इनफैक्ट आपने एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 30 की प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है। बाकी मेथड डायरेक्ट यूज ऑफ एरिया टेबल क्या है इस क्वेश्चन में। ठीक है, वही एक्स पुट किया, z आ गया 1.58। तो 1.5 को 8 में देखेंगे, ये 1.5 चूँकि z देख रहे हैं ये 1.5 है, और इधर से 8 में जब हम देखेंगे तो हमारे पास 0.494429 आ जाएगा। तो ये देखें 0.4429 आ गया, 0.4429 या 30। तो चूँकि ये सेंट्रल लाइन इन्वॉल्व नहीं है तो ये माइनस करेंगे, तो इस सारे एरिया में से ये वाला एरिया माइनस किया तो पीछे आपके पास ये एरिया बच गया। तो ये 0.5 में से जब एरिया माइनस हुआ तो इतने % चांसेस आ गए, ये प्रॉबिलिटी आ गई। ठीक है, अब बी पार्ट में कह रहा है कि ये बी पार्ट पढ़ते हैं। कहता है इफ द ऑफिस ओपन्स एट 9 AM, 9 बजे ऑफिस खुलता है और वो घर से निकलता है 9:45 पे। इसका मतलब है कि अभी ऑफिस पहुंचने में 15 मिनट बाकी हैं। कितने? 15 मिनट बाकी हैं। वो कहता है व्हाट परसेंटेज ऑफ द टाइम ही लेट फॉर वर्क। क्या प्रॉबिलिटी है, कितनी परसेंटेज है कि वो लेट हो जाएगा। तो लेट होने से क्या मुराद है कि उसको ऑफिस पहुंचने में 15 मिनट है, 15 मिनट से ज़्यादा वक्त लगा तो लेट होगा। इसका मतलब आपने 15 मिनट से ज़्यादा की प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब आप ये देखें कि इसके अंदर वो ये पूरी डिटेल लिखी हुई है कि अगर 8:45 पे वो निकलता है और 9 बजे पहुंचता है तो उसको 15 मिनट का मार्जिन ऑफिस पहुंचने में, और अगर वो 15 मिनट से ज़्यादा जाता है तो वो लेट हो जाता है। तो एक्स इज ग्रेटर देन 15 की आपने प्रॉबिलिटी निकाल लेनी है डायरेक्ट यूज ऑफ एरिया टेबल के तहत। फिर उसके बाद हम अगला पार्ट पढ़ते हैं। ये तीन पार्ट डायरेक्ट यूज ऑफ एरिया टेबल के ही हैं, इसलिए एक क्वेश्चन इकट्ठा हम कर लें। अब वो कह रहे हैं इफ ही लीव्स ऑफिस इफ ही लीव्स द हाउस एट 8:35, वो 8:35 पे घर से निकलता है। ठीक है, जबकि जो चाय पेश की जाती है ऑफिस में वो 8:50 से लेके 9 बजे तक चाय पेश की जाती है। ठीक है, क्या द व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट ही मिस द कॉफी। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कॉफ़ी मिस कर देगा, कि वो जो कॉफ़ी दी जाती है वो 9 बजे तक दी जाती है। इसका मतलब है कि अगर वो 9 बजे से पहले ऑफिस पहुंच जाए तो वो ऑफिस भी पहुंच जाएगा और वो कॉफ़ी भी पी लेगा। तो उसको ऑफिस पहुंचने में आप कितना टाइम बनता है, ये पीछे बनते हैं 25 मिनट जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अगर 25 मिनट से ज़्यादा लेट हुआ तो वो कॉफ़ी मिस कर जाएगा। ठीक है, तो अगर हम सी पार्ट में जाएं तो हम देख सकते हैं हमें प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 25 की निकालनी है। तो ये बाकी आप खुद देख लीजिएगा क्योंकि डायरेक्ट यूज ऑफ एरिया टेबल आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। बस एक्स इज ग्रेटर देन 25 की नॉर्मल के तहत प्रोबेबिलिटी निकाल लें तो 0.3974 आंसर आ गया। अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 40% चांसेस हैं कि वो कॉफ़ी पी लेगा वक्त के ऊपर। ठीक है जी। फिर डी पार्ट में कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द टाइम अबव विच वी फाइंड द लोएस्ट 15% ऑफ द ट्रिप। आप वो टाइम फाइंड करें जिसके अंदर वो 15% ऑफ द ट्रिप कवर करता है। तो लोएस्ट का मतलब उससे कम। ठीक है, तो इस हिस्से में देखें तो आपको ओवर यानी उस वक्त उस टाइम से ऊपर यानी उसका टाइम निकल जाता है। ठीक, द लेंथ ऑफ टाइम अबव विच ही फाइंड द लोएस्ट 15% ऑफ द ट्रिप, जिनसे ऊपर 15% ट्रिप उसके जाते हैं।
तो आप वो पॉइंट फाइंड करें जिससे आगे 15% एरिया है, इसका मतलब पीछे 65% एरिया है। तो ये आपने यानी सिंगल पॉइंट फाइंड कर लिया। वही z का फार्मूला 0.35 को टेबल में विद इन द टेबल देखा, क्योंकि आप फिगर के अंदर की वैल्यू देख रहे हैं, तो आपको यहाँ से z मिला 1.04। तो ये 1.04 पुट कर दिया z की जगह जी। तो यहाँ z की वैल्यू आपने 1.04 पुट कर दी, बाकी x अपनी जगह x1 लिख लें या खाली x लिख लें। म्यू 24 सिग्मा 3.8 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, और इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास 27.95 तकरीबन 28 सेकंड्स का टाइम आ गया इन दिस सिचुएशन। ठीक है, आगे देखें जो ई पार्ट है वो बड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें बाइनोमियल इन्वॉल्व हो गया, एक स्पेशल केस है। वो कह रहा है प्रॉपर्टी दैट 2 आउट ऑफ द 3 ट्रिप्स, 3 में से 2, ये जब 3 में से 2 या 5 में से 3 या 6 में से 1 या 6 में से 4 की बात हो, तो इसका मतलब ये बाइनोमियल की तरफ हम जा रहे हैं। विल टेक एटलीस्ट 1/2 आवर। अब आप ये देखें इसमें करेंगे क्या कि जो एटलीस्ट 1/2 आवर की आपने प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 में निकाली हुई है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 की 0.057, इसे आप p कह लेंगे, बाइनोमियल का p। और बाकी आप 3 में से 2 की प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं, तो टोटल 3 अगर ट्रिप लें तो n 3 है, तो q क्या हो गया 1 - p 0.943। अब आपने 3 में से 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये बाइनोमियल का फार्मूला लगाया, तो 3c2 आपने करके x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। 3c2 p की पावर 2 और q की पावर 3 - 2 1। जब आपने सॉल्व किया तो आपको मिल गया 0.0092। तो ये जनाब आज का लेक्चर था इनवर्स यूज ऑफ एरिया टेबल का, जिसके अंदर हमने पहले तो वो क्वेश्चंस किए जिसमें अननोन थे पैरामीटर्स मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, और दूसरे वो क्वेश्चंस किए जिसके अंदर हमें वो पॉइंट्स अननोन थे जिनके आगे पीछे या इन बिटवीन को खास एरिया, वो पॉइंट्स हमने फाइंड करने थे। और बीच बीच में कुछ वो क्वेश्चंस भी थे जो डायरेक्ट यूज ऑफ एरिया टेबल से भी ताल्लुक रखते थे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो बाकायदा आगाज़ होगा वो सैम्पलिंग से होगा, और सैम्पलिंग के अंदर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या चीज़ होती है और हम इसकी टाइप्स और एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से लेक्चर सुनिएगा, पढ़िएगा, ताकि इंटरेक्टिव सेशंस में आपके क्वेश्चंस आएँ और हम आपको उनका जवाब भी दे सकें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।